अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों तो इंशाल्लाह बखैरियत होंगे। मेरे चैनल पर नए आने वालों का, नए सब्सक्राइबर का बहुत खैर मकदम और आपकी राय का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आप हमेशा मुझे ये लिखते हैं कि मेरे वीलॉग्स देखकर और मेरी आवाज़ सुनकर आप लोग अपनी बचपन की यादों में गुम हो जाते हैं। तो इस वक्त मैं आप लोगों को एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाऊंगी जिनके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें आप बरसों स्क्रीन पर देखते रहे हैं और उनकी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान से सुनते रहे हैं। और मैं भी उनका तारुफ करवा भी नहीं सकूंगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह इस वक्त इस्लामाबाद की यादों में, मंजरों में, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान की राहदारियों में बिल्कुल गुम हूँ। तन्हाई में भी हमने ये महफिल सजाई है, तन्हाई में भी हमने ये महफिल सजाई है, सोचा है जब भी तुझको तेरी याद आई है। इस्लामाबाद में हम सब न्यूज़कास्टर्स की ज़िंदगी बिल्कुल एक धूप छाँव का मंजर हुआ करता था। यानी कि अगर पाकिस्तान टेलीविज़न पर दो लोग मौजूद हैं, दो न्यूज़कास्टर्स मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि दूसरे लोग वहाँ नहीं होंगे। और रेडियो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है कि एक ही साथी हुआ करता था एक वक्त में। तो हम लोग कोई ज़्यादा मिल नहीं पाते थे आपस में, लेकिन एक शहर में हों तो गुर्बत का एहसास रहता है। और ये एहसास भी शहर से निकलने के बाद हुआ। होता यूं है कि आप तो शहर से निकल जाते हैं, मगर वो शहर आपके अंदर से नहीं निकलता, क्योंकि वो कोई शहर नहीं होता, बल्कि वो तो यादों का एक जजीरा होता है, जिसमें आपके सब पुराने साथी, आपके दोस्त और आपके अजीज रिश्तेदार उसमें बिल्कुल बस रहे होते हैं। और फिर ये यादें ही तो आपकी जिंदगी का सरमाया होती हैं। हाँ, दिखा दे फिर तसव्वुर में वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप अर्जुमंद शाहीन से खबरें सुनिए। अस्सलाम वालेकुम अर्जुमंद, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। जब से मैंने खुसूसन खालिद का इंटरव्यू किया था, उस वक्त से बहुत से आपके फ़ैन मेल और पुराने चाहने वाले वो मुझसे कह रहे थे कि आप हमें उनसे, अर्जुमंद शाहीन साहिबा से भी मिलवाइए, आप क्यों नहीं मिलवा रही? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, बहुत शुक्रिया तुमने याद रखा और मेरा ख़्याल है मैं तुम कह सकती हूँ, किसी को एतराज़ तो नहीं होगा तुम कहने पर? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। गुर्बत का एक लम्हा भी सदियों पे है मुहीत, इस दौर में भी ऐसी रफ़ाकत कमाल है। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो इसकी जो है ना ज़ूम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस कोरोना के दौर में और मुकम्मल लॉकडाउन के दौर में भी उसने हमें मिलने का और बातचीत करने का एक वसीला फराहम कर दिया है। दोस्तों, तो अब तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मेरी पुरानी साथी अर्जुमंद शाहीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझसे भी सीनियर हैं और हम लोगों ने बहुत बरस साथ गुजारे हैं। अर्जुमंद शाहीन जो हैं न्यूज़ कास्टर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और अब तो वो काफ़ी अरसे से शॉर्ट स्टोरीज़ यानी मुख्तसर कहानियाँ भी लिख रही हैं और माशाल्लाह से इनको बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसकी तफसील हम इन्हीं से पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको तमग़े इम्तियाज़ माशाल्लाह से मिल चुका है। इस सब पर बात होगी। और वो जो आप लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के चैनल्स पर सुनते हैं ना कि कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस, दोस्तों हमारे साथ रहिए, तो दोस्तों आप हमारे साथ रहिएगा। तो अर्जुमन, हम लोगों को ये कहने का जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस, क्योंकि हमें पता था कि हमारा तो चैनल ही एक है। ये जो नाजरीन हैं जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? तो ये बताइए कि आज भी लोग उस दौर को बहुत याद करते हैं। आप क्या समझती हैं, इसकी क्या वजह अ, हो सकती है? एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तब एक हमारा इकलौता पीटीवी था, हम्म। स्टेशन था और
इतने ज़्यादा चैनल नहीं थे जिसकी वजह से लोग उसी को देखने पे मजबूर थे और हमें भी देखने पे मजबूर थे। हम भी प्रोग्राम ही का एक हिस्सा थे। बिल्कुल। हमारा खबरनामा नहीं था एक्चुअली, वो एक आइटम था। ठीक है, एक ही चैनल हुआ करता था और लोगों के पास कोई और ज़ाहिर है इंतखाब ही नहीं था। लेकिन एक नॉस्टैल्जिया भी तो हो सकता है ना कि लोग हमें देखकर अपना बचपन याद करते हैं, अपने वो ज़माने याद करते हैं, किसी को अपना गांव याद आता है, किसी को अपना शहर याद आता है। बिल्कुल सही है ये बात। अ, बचपन याद आता है लोगों को बहुत ज़्यादा, और हम्म। गुज़रा हुआ वक़्त जो है वो भी याद आता है। जिस तरह के मैं एक दफ़ा गई थी शॉप पे, तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बेचारे बुज़ुर्ग थे, हम्म। वो मुझे देख के बड़े खुश हुए और कहने लगे कि आपको बहुत सुना करते थे जब हम छोटे थे। तो अच्छा। उनको भी अपना वक़्त याद आ गया देख के, और हाँ। बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं उस ज़माने की। उस ज़माने में ड्रामे जो होते थे, उनके लिए भी बाज़ार बंद हो जाते थे, फिर हफ़्ते में। अच्छा, तो अर्जुमन ये बताइए कि मैं तो जब पहले तो जाहिर है कि हर शहर से मतलब जो चार तीन चार टेलीविज़न स्टेशन थे वहाँ से अपने अपने खबरनामे हुआ करते थे। तो मैं जब इस्लामाबाद आई हूँ तो आप माशाल्लाह से वहाँ पहले से खबरें पढ़ रही थी, तो आपने कब खबरें पढ़नी शुरू की? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी पे खबरें पढ़ूँगी। अच्छा। रेडियो पर भी मैं बस समझो कि हादसाती तौर पे पहुँच गई, क्योंकि मैं तन्हाई ज़्यादा फ़ील करती थी और बच्चे स्कूल चले जाते थे। और अच्छा। फिर ये था कि घर के पास ही रेडियो स्टेशन था, तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छा। तो इसलिए वहाँ मैंने ऑडिशन दे दिया जाके। अच्छा। और लेकिन टीवी पर तो मैं 2 साल तक नहीं आई। अच्छा। मैंने 74 में रेडियो जॉइन किया, और अच्छा। 76 में मुझे मैसेज मिला टीवी से कि जी हम ऑडिशन कर रहे हैं, तो आप आएँ। अच्छा। और लोगों से भी मुझे पता चला कि जी वो पूछ रहे थे कि यास्मीन वास्ती की बहन है, हम्म। कुछ तो उन जैसी होगी। तो अच्छा। इसलिए भी उन्होंने मुझे भेजा था इन्विटेशन। तो मैं अ- गई भी, वो सोचती रही काफ़ी दिन कि जाऊँ कि ना जाऊँ। खैर अच्छा। फिर मैं चली गई, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा। रेडियो का जो था एक्सपीरियंस वो काम आ गया। हम्म। और फिर ऐसा था कि हमारी एक न्यूज़कास्टर थी सितारा, अच्छा। सितारा ज़ैदी, सितारा वो जा जैदी। रही थी जापान। अच्छा। तो फिर कोई था नहीं वहाँ जी। खबरनामे के लिए, क्योंकि सुरैया अच्छा। टीवी पे पढ़ती थी, फिर दौड़ी-दौड़ी वो रेडियो पे जाती थी। अच्छा। तो फिर 2-4 बुलेटिन मैंने लोकल पढ़े, और उसके बाद फिर खबरनामा मिल गया। अच्छा। अच्छा, सितारा ज़ैदी मेरी ये आपको पता है कज़न है ना, और अक्सर लोग पूछते भी हैं। वैसे तो खैर लोग आपको भी और ख़ुसूसन यास्मीन वासी को भी हमारी मेरी कज़न ही समझते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं। आपने ज़िक्र भी किया तो चलिए थोड़ा सा उनकी बात भी हो जाए कि आप उनसे मुतासिर थी वैसे जब आप खबरें पढ़नी आपने शुरू की? मैं बिल्कुल किसी से मुतासिर नहीं थी। अच्छा। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं मुकाबले पे आ जाऊँगी इनके खबरनामा पढ़ने अच्छा। के लिए, कभी नहीं सोचा था। हम्म। बस वो इत्तेफ़ाक से हो गया। हाँ, मैं जब आ रही थी लाहौर टीवी पे मैंने आना शुरू किया तो यास्मीन वहाँ पर बहुत पहले से थीं और मैं तो बहुत उनको देखा करती थी और बड़ी उनसे बहुत ही मुतासिर होती थी उन्हें देख देख कर। और बस मेरा दिल चाह रहा होता था कि मैं भी जब बस खबरें पढ़नी शुरू करूँ तो बस ऐसे ही पढ़ूँ इसी तरह की। लेकिन फिर जाहिर है कि वो लाहौर से खबरनामा ही शिफ्ट हो गया तो वो फिर उनका फिर जो ये सिलसिला था ये मुनक़ते हो गया। तो आप तो गोया आप अचानक आ गई, बल्कि आई क्या, आपको बुलाया गया यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न पर। तो ये बताइए कोई कोई बहुत आपको बुलेटिन याद है, कोई अहम बुलेटिन जो आप समझती हूँ कि बहुत ही ख़ास उसमें कोई बात थी और आप उसे भूल नहीं सकती, ऐसा है कोई बुलेटिन कभी रेडियो पे या टीवी पे? देखिए, टीवी। अपने यहाँ की तो हमारी सबसे बड़ी खबर मुफ्त साबिक की थी। फिर वो आपने देखा मार्शल लॉ लग गया, वो भी बड़ी खबर थी। हाँ। लेकिन इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी खबर थी, जिसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली थी, हम्म। वो थी माओ ज़ेडुंग की डेथ।
अच्छा, जब माओ बाद में ज़ेडुंग उनकी की। डेथ हुई, हाँ, अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा कि आप बहुत सिंपल रहे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हमारे दोस्तों में से थे बहुत ज़्यादा, हाँ। तो इसलिए वो नहीं, और वो तो दुनिया का लीडर। मुझे भी पता है, मुझे याद है कि मैं एक जिस दिन मेरी ड्यूटी थी उस दिन खाना काबा पर हमला हो गया। तो मुझे भी टेलीफोन आया कि आप बहुत सादे कपड़ों में आइएगा और बिल्कुल मेकअप ना करवाइएगा वगैरह। तो वो इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को अक्सर मिलती थी। और तो अर्जुमन वो क्या, एक मर्तबा तो मेकअप ही मना हो गया कि आप लोग न्यूज़ कास्टर्स वगैरह जो हैं वो बगैर मेकअप किए स्क्रीन पर आए। और फिर आपको याद होगा कि बड़ी दिलचस्प सी सुर्खियां लगने लगी अखबारों में कि ये न्यूज़ कास्टर हैं या पुरसा देने के लिए आई हैं। और एक तो मेरा सुन सुन मतलब हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि लीजिए जी, अब बगैर मेकअप के आनी शुरू हो गई हैं। तो ये अपना न्यूज़ कास्टर्स का मुकाबला हुस्न ख़त्म हो गया। बहुत तकलीफ-दह बात थी। बेशक। मतलब टीवी पे मेकअप कराना कोई खूबसूरती के लिए नहीं ज़्यादा ज़रूरी, एग्ज़ैक्टली, जी। ये के लिए मेकअप कराना एक ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपकी जो है ना तेज़ लाइटें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे हाँ, आपकी स्किन बर्न करती है जी। और उससे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। हुँ। तो जब हम पढ़ते थे, पता नहीं तुमने पढ़ी उस ज़माने में खबरें कि नहीं बगैर मेकअप के, लेकिन जब हमने पढ़ी, तो उसमें ये होता था कि जो लाइट्स थी, हुँ। जला के रख देती थी हाँ, स्किन बिल्कुल, को, मुझे याद है। जी, मैं भी थी। है ना? बिल्कुल, और हाँ। फिर जिस वक़्त वो उन पे जाता था कैमरा साथी न्यूज़कास्टर पे, तो फिर हम लोग इस तरह रहते थे बचा के। तो लेकिन जाती इतनी थी इन लोगों की कि हाँ। घर से भी अगर हम सिंपल मेकअप करके जाते थे, तो हुँ। धुलवा देते थे मुँह। हाँ। नहीं जी, मुँह धोए, हालाँकि हाँ, एक कोई तुक नहीं थी, कोई कोई तुक इतनी नहीं था, हाँ। सख्ती नहीं थी कि आप ये हाल ना करें ना हमारा। हाँ। फिर मैंने सुना काफ़ी अरसे के बाद कि टीवी पे कोई साहब बता रहे थे कि बेगम ज़िया ने ज़िया-उल हक साहब से कहा कि इन बच्चियों पे क्या आपने क्या पाबंदी लगा दी है मेकअप हुँ। के बगैर, इनको वापस करेंगे, इनको मेकअप वापस इजाज़त दें आप। तो उसके बाद से हमें इजाज़त मिली, तो ये बात हमें नहीं पता थी कि हमें किस वजह से इजाज़त मिल गई। ये मुझे हाँ, सुन के बड़ी हैरत हुई। मुझे भी बड़ी हैरत थी। और पता है फिर उन्होंने जनरल साहब ने एक उनसे नामा निगारों से बात कर रहे थे तो कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि टीवी की चिड़िया कहाँ उड़ गई। मतलब किस तरह की बातें, एक हेड ऑफ द स्टेट से आप इस तरह की बातें तवक्को भी नहीं रखते कि वो। ये अफ़सोस होता है महापारा कि हमारी पहली कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। हाँ, मतलब इस दौर से पहले ये जो दुपट्टे वाले थे, हाँ। इस दौर जी। से पहले की हालाँकि और इसके अलावा भी ये है हुँ। कि टीवी पे हमारी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं। कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, बिल्कुल। उस जमाने में तो अर्जुमन रिकॉर्डिंग्स हुआ ही नहीं करती थी ना। आप सोचिए रेडियो पर उनकी भैया आपके ससुर की भी है रिकॉर्डिंग माशाल्लाह हाँ, से। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे मशहूर मारूफ शकील अहमद हाँ। न्यूज़ कास्टर थे, उनका तो ख़ास तौर पे वो मेरा ख़्याल है इसलिए भी रखा हुआ है उन्होंने कि वो ईस्ट पाकिस्तान के उसी के वक़्त उन्होंने पढ़ी हाँ, थी कि उन्हीं के ज़माने में। जी। हाँ, मेबी वो बड़ा अहम बुलेटिन था तो इस वज़ह से शायद रखी। लेकिन अच्छा। हम लोगों की भी रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और जी। और अर्जुमन अब जब उनकी सुरैया की डेथ हुई है अभी 2 साल पहले, तो आप यकीन कीजिए कि किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। जो मेरे पास एक इत्तेफाक से उनका 30 सेकंड का क्लिप मुझे मिल गया। हर एक ने, खुद पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी वो मेरा क्लिप लेकर लगाया और तमाम दूसरे जो हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह सब ने मेरा लिया। और मुझे दुख ये थी, मैंने उस पर फिर 2 मरतबा कॉलम भी किए कि एक ऐसी खातून, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जो स्क्रीन की पहचान थी, और अब जब वो दुनिया से गई हैं तो उनकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है।
तो कम से कम पीटीवी को भी और रेडियो पाकिस्तान को भी अपने लोगों के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके और उनकी तस्वीरें बना के रखनी चाहिए। आखिर हम लोगों को सबको जाना है और हमारे बाद सब ढूंढेंगे। अब सारा अब्दुल की खबर नहीं थी उसे, हाँ, नहीं थी। बिल्कुल कहीं कोई खबर ओ, नहीं। बहुत अफसोस हुआ आपसे सुनकर। वो तो बिल्कुल बानी न्यूज़ कास्टर्स में थे। मेरे तो एक तरह से वो उस्ताद थे, उन्होंने बहुत मदद की थी जब मैं टेलीविज़न न्यूज़ की तैयारी कर रही थी। बहुत ही शफीक इंसान थे। सूर्या के जिक्र से मुझे याद आया एक दिलचस्प बात कि जब मेरा ऑडिशन होना था रेडियो का, हम्म, तो बहुत दिन लग गए, मुझे जवाब ही नहीं आया। तो मैं बड़ी परेशान हुई। फिर उसी अरसे में सुरैया आ गई। अच्छा, सुरैया ने खबरें पढ़नी शुरू कर दी कि सुरैया शहाब से खबरें सुनिए। हम्म, उन दिनों वो हमारे यहाँ थे शहाब साहब, कुदरतुल्लाह शाह। अच्छा, तो मैंने कहा देखें, अपनी बेटी को उन्होंने फटाफट खबरें अच्छा, पढ़वानी शुरू कर दी और मुझे मुझे अच्छा, अटेंडी भेजा। अच्छा, बाद में पता चला कि भाई वो तो उसके बाद तो फिर उन्होंने सुरैया को मना कर दिया था कि शहाब नहीं लगाएंगे आप नाम के साथ। है। तो सुरैया, हाँ, तो सुरैया ने बहुत दिन खबरें पढ़ी है। अब आप सुरैया से खबरें सुनिए। अच्छा, इसका मुझे नहीं इल्म, क्योंकि मैं तो जब से उन्हें देखा तो सुरैया शहाब ही देखा। मेरा ख्याल है कि जब वो कुदरतुल्लाह शहाब की डेथ हो गई होगी उसके बाद। तो ये ख्याल मुझे ही नहीं, और अजीब लोगों बात को है। भी आया था कि भाई ये उनकी कोई रिलेटिव लगती है या फिर बीवी लगती है। अच्छा, मगर ये क्या बात है कि अच्छा, एक उन्होंने बात मैं खुद। बताऊंगी, हाँ, लेकिन ये था कि बड़े हेल्पफुल थे वो लोग, क्योंकि अब हाँ, नहीं है। एक तो हेल्पफुल थे, और अर्जुमंद कितनी आप सोचिए कि बारीकियों पे किस कदर जोर था कि आपका लबो लहजा, आपका तलफ़ुज़ बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, तब आकर आप कहीं उस पे पैनल पे आपको बिठाया जाता था। टाइमिंग्स हम्म, टाइमिंग जैसी कराते थे कि अगर 1 सेकंड पहले खत्म करना है हमारा, हम्म, 1 सेकंड पहले खत्म करना है। एक दफा उन्होंने मुझे कमेंट्री के पेजेस दिए और जाके मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। जब मैंने पढ़ा उसमें तो वो 1 मिनट पहले खत्म हो गई। ओ, ओह, अच्छा। रेडियो पे तो 1 मिनट, उफ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आई। मैं वापस आई उनके पास, तो मैंने कहा जी ये तो एक इसमें वो था ही नहीं, पेज ही नहीं था। कहने लगे, नाराज हो गए, बहुत बहुत सख्त नाराज। जाहिर है। और उन्होंने वो जो करते थे वो इधर उधर मारे वारे, ये वो कुछ थोड़ा सा, अब मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने देखा तो वो जो था मिसिंग, जो पेज था वो वही पड़ा। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं लगा के दे सके। तो मैंने कहा कि बस आज के बाद मैं नहीं पढ़ूंगी कमेंट्री। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने, खैर तो वो भी गुस्से में थी और मुझे भी गुस्सा आ गया था। तो फिर मैंने, जो हमारे डायरेक्टर न्यूज थे उस जमाने में, मुझे उनका नाम याद नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान। अच्छा, तो उनके साथ मैंने बात, मैंने कहा जी आप न्यूज कास्टर्स को और ये जो कमेंट्री पढ़ते हैं, इन लोगों को अलग करते हाँ, अच्छा, हैं। क्योंकि कमेंट्री का कुछ और स्टाइल है और हाँ, न्यूज का कोई और स्टाइल है, हम्म, बहुत फर्क है। तो इसी तरह बिल्कुल। लोकल न्यूज में फर्क है और नेशनल में फर्क था, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो उन्हें बात समझ आ गई और उन्होंने अलग कर दिया था। मतलब इतना बात सुनने वाले लोग थे किसी जमाने में, हाँ, प्रोफेशनल। और बिल्कुल आजकल की बात करें तो आजकल तो मेरा ख्याल है ऊपर तक कोई नहीं है जो आपको कुछ बता सके। और मैं समझती हूँ ना पारा कि इन लोगों का इतना कसूर नहीं है, हमारे न्यूज कास्टर्स जो आजकल हैं, और अच्छा, जो मेरा ख्याल है इनके ऊपर है लोग यंग्स, क्योंकि ये लोग इंग्लिश मीडियम से आए हैं। हाँ, इनको नहीं पता कि उर्दू का क्या तलफ़ुज़ चलो, है। तो आपको क्या लगता है किसका कसूर है, किसका कसूर है ये इस ये जो। तो ख्याल है कि ये या तो चूंकि सारे ही ऊपर तक एक जैसे हैं,
तो अब किसका कसूर क्या है? ऊपर वालों का कसूर कहूँगी मैं, इन लोगों को तो कसूरवार नहीं कहूँगी, ये जो हम्म। न्यूज़ कास्टर्स हैं। और एक अर्जुमन जो मुझे बड़ी वो होती है एक हैरत कि जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैं ख़बरों के लिए आई तो मुझे सबसे पहले जो उन्होंने कहा था बीबी ये जाएं आप, ये बच्चों का काम नहीं है ख़बरें पढ़ना। और आजकल आप लगता है कि स्कूल से उठा के बच्चियों को और लड़कों को ले आते हैं खबरें पढ़वाने के लिए। एक बिल्कुल ही मेयार जो है वो उलट उल्टा हो गया। तो तो बिल्कुल ना पारा, कोई ज़ेवर पहनने की इजाज़त नहीं। हाँ। बिल्कुल जेवर नहीं, मुझे कोई जेवर नहीं। और आप यकीन कीजिए वो जुबैर अली साहब थे ना डायरेक्टर न्यूज़, आपके ज़माने में भी होंगे। मेरी ये ज़रा नाक का जो पिन था वो उस ज़माने में वो ज़रा चमका करता था, जब लाइट पड़ती थी तो एकदम से ग्लेयर। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा बीबी इसके ऊपर या तो इसको उतार दीजिए और या इस पे आप मेकअप लगवाया कीजिए ताकि इस पे ग्लेयर से ये एकदम चमके ना। लोगों की तवज्जो बढ़ जाती है और आपकी इस पे चली जाती है, लोग खबरें नहीं सुनते। और बाद में मैंने देखा एक न्यूज़ कास्टर इतना बड़ा पहने में बैठी और लोग मुझसे ये कह रहे कि देखा आपने वो कितना चमकता है, वो क्या है। और वो का ज़्यादा देखते थे लोग। बिल्कुल ही म्यार बदल गया। इसी तरह ज़ुबैरी साहब थे, तो उन्होंने को मीटिंग से बुलाई हुई थी, तो जब मैं पहुँची तो कहने लगे कि ख़वातीन को न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए, आह। अच्छा। क्योंकि वो हर घर में, हर बेडरूम में होती हैं और फिर हाल ये होता है कि तुमको देखूँ कि तुमसे बात करूँ। अच्छा। कौन थे इनका नाम याद है अर्जुमंद आपको? नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सीनियर्स में थे, कोई ज़ुबैरी साहब थे गालिबन, इस तरह का नाम अच्छा। था मुझे। मैं बिल्कुल नहीं जानती उनको। अच्छा। तो ओफो। मगर ये चीज़ मुझे याद रही क्योंकि मुझे बहुत जाके लगी कि तुमको अच्छा। देखूँ कि तुमसे बात करूँ। बस होगी। मतलब अगर फीमेल न्यूज़ कास्टर होगी तो उसके लिए होगा कि तुमको देखूं या तुमसे बात करूं। तुमसे बात करूँ, तो इसलिए तो नहीं पढ़नी चाहिए ख़वातीन को न्यूज़। तो ये सोच अर्जुमन गई नहीं थी जब जनरल ज़िया का वो हुआ है क्रैश तैयारे का और उसमें उनका हादसे में उनकी मौत वाक़ई हुई है, तो मुझे हटा दिया था उस दिन। अब वो शकूर ताहिर साहब मानते नहीं हैं कि बीबी नहीं मैंने तो मुझे तो नहीं याद हुई हो। मैंने कहा मैं तो अपने कॉलम में कह चुकी हूँ कि मैं वहाँ बैठी रही और आपने कहा कि बीबी ये तो बहुत सीरियस संजीदा खबर है तो कोई मर्द ही पढ़े। तो ये इस किस्म का जो औरतों के साथ खवातीन के एक जो वो प्रोफेशनल था रवैया, वो बहुत बहुत ज़्यादा था वहाँ पर उस वक्त। कुछ चीज़ें हो गई थी उस तरह की, लेकिन ये कि शुरू में बहुत अच्छा था। मेरे ये टीवी जो था मेरे ख्याल से तो नहीं, बल्कि तुम भी कहोगी कि वो एक ऐसा इदारा था जिसने बड़ी डिग्निटी के साथ अपने लोगों को मुताबिक कराया। बिल्कुल। और जिस अगर रेडियो ने हमारी तरबियत की मतलब तलफ़्फ़ुज़ और इन चीज़ों में, हम्म। तो टीवी ने हमें पहचान दी। हाँ बिल्कुल। अच्छा अर्जुमन ये बताइए, मैंने अभी जब खालिद से की थी बात तो खालिद कहने लगे कि बहुत सी लड़कियां जो थीं वो तोहफे लेकर टेलीविज़न पे पहुंच जाया करती थीं और जो दोस्त वगैरह थे वो कई दफ़ा वो खुद ही ले लेते थे। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ कि कोई आपको तोहफ़ लेके आपके लिए पहुंच गया हो? नहीं, अल्लाह नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ईदी ज़रूर आई है। मतलब लिफ़ाफ़े में ₹100 का नोट अच्छा। रखा हुआ है। हाँ, वाह। इस तरह ईदी आई है। कितना एफर्ट्स करते थे लोग कि देखिए उस ज़माने में तो पोस्टल सिस्टम और ये और वो। तो ईद ही आपको। तुम्हें इस बात याद होगी, मेरी जो बहन है छोटी, वो जब प्रोग्राम करती थी उसपे इस्लामाबाद सर्विस में, जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत लबो लहजा वो भी रेडियो पर होती थी। वो प्रोग्राम के शोबे में होती थी और मैं न्यूज़ के शोबे में, लेकिन हम लोग अक्सर आते जाते रास्ते में मिला करते थे। बहुत खूब गपशप रहती थी उनसे।
हम्म, तो उसको एक खातून थी जो गुजरांवाले से रजाइयां भेजती अच्छा। है। हमें तो कोई ऐसा कभी नहीं मिला। अच्छा। मगर उसको वो रजाइयां सिलवा के भेजती। ओ। वैसे लोगों का जो वो है ना, बेशक। मुझे याद है बिल्कुल आखिरी दिनों में, आखिरी 2-3 सालों में मुझे जैसे फैसलाबाद में है ना हमारे सारे टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं, तो वहाँ से 2-3 दफ़ा वो जो जो उनके नए प्रिंट आते होंगे लॉन वगैरह के, तो वो आया करते थे। 2 दफ़ा मुझे मिले। तो मैं ये सोचती थी कि ज़ाहिर है कि मैं नाम तो नहीं लेती कि कहाँ से आए, पता भी नहीं होता था कि कहाँ से आए। तो मैंने कहा लेकिन जब हम वो टीवी पे पहन के बैठते होंगे तो वो ज़रूर बताते होंगे लोग कि देखिए ये हमारी मिल का प्रिंट है जो इन्होंने पहना हुआ है। हाँ, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिली इस चीज की कि हम मतलब जैसे हमें कहते थे बुटीक वाले कि आप हमारे कपड़े पहने, हाँ। या सर्दियों में शॉल्स और स्वेटर, हाँ। और या कोई ज्वेलरी शॉप वाले कहते थे कि हमारी ज्वेलरी मतलब अंगूठी वगैरह कोई पहने, तो हमें परमिशन नहीं थी इस चीज की कि हम वो करें, हाँ। क्योंकि उनके लिए हम पब्लिसिटी का जरिया नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, हाँ। लेकिन अब सब कुछ होता है, अब तो सब कुछ कमर्शियल है। हाँ, सब बिल्कुल। असल में और ये हम लोग तो भाई बेचारे वो लोग थे कि जो आउटस्टैंडिंग होने के बाद भी 200 रुपए मिलते थे आपको। यार 20 रुपए में। हाँ बिल्कुल। जो पहला बुलेटिन था वो इतने में पड़ा था, मुझे याद है, 25 रुपए में। हमने तो इस तरह जिंदगी गुजारी है, लगन, जी। शौक और जज्बे के साथ, हाँ, सही बात है। जिसका आजकल फुकदान है। ये बताइए कि आपको ये जो है तमगा इम्तियाज ये कब मिला था? ये मुझे 1999 में अच्छा। अच्छा। मिला था। 95 में? अच्छा, मैं आ चुकी थी। और भी आपको माशाल्लाह काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैं देख रही थी आपने वो मेरे पास। ज्यादातर निगार अवार्ड्स मिले, ज्यादा अच्छा। वीडियो टीवी के लिए भी मिले, और अच्छा। बाकी तो छोटी मोटी चीजें तो बहुत होती हैं। अच्छा। तो अब आप काफ़ी अरसे से आप ये मुख्तसर कहानियाँ लिख रही हैं, शॉर्ट स्टोरीज, बल्कि आपकी जो एक किताब भी शाया हो चुकी है, बेमौसम की बारिश। तो ये कुछ थोड़ा सा बताइए कि ये क्या किस किस्म के मौज़ूआत हैं जो जिनसे आप मुतासर होके और फिर आप कलम उठाती हैं कि और सोचती हैं कि इस पे लिखा जाए। कोई भी बात अगर क्लिक कर जाती है ना तो फिर आपके दिल पे जाके लगती है, तो फिर वो मसलन। लिखने की शक्ति। मसलन। अ, मसलन बहुत सी बातें थी, मतलब जैसे एक कहानी थी। मैं अपनी छोटी बहन का मेकअप कराने गई गुलबर्ग। तो अच्छा। वहां पर जब उन्होंने खातून ने दरवाजा खोला तो बराबर के कमरे से एक खातून लंबे बाल अपने लपेटते हुए बुढ़ा बनाती हुई आई देखने के लिए कि अच्छा। कौन आया है। तो मैंने बड़ी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उनके कमरे में किताबें भी थी। मैंने कहा बड़ी बात से खातून है। तो मैंने कहा मेरी सास है, मतलब नागवारी से उन्होंने कहा मेरी सास है। एक मैंने उस पे कहानी लिखी है। अच्छा। तो इस तरह जैसे एक मेरी कजन थी, तो उनके बेटे आए, ट्रांसफर हो गई उनकी, तो मैं उनके घर गई हुई थी। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है, घर में बड़ा शोर शराबा है। कहने हम्म, लगी कि भाई वो बच्चे आ गए हैं, अपने अपनी पसंद के कपड़ों में अपना सामान लगवा रहे हैं। तो एक मुझे ये लगा कि जब बच्चे आ जाते हैं तो एक तरह से वो घर फिर माँ बाप का घर नहीं रहता, एक कमरे में सिमट जाते हैं वो। और अच्छा। औलादें जो है ना वो फिर हाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता उनका सामान सिमट जाता है और इनका सामान जगह बना लेता है। तो इस तरह की चीजें होती थी अच्छा। जो अपने जहन में करती थी। अच्छा, मतलब जो ये समाजी मौज़ूआत हैं रोज़मर्रा के, इन पे आप लिखती हैं। के मुतालिक ज्यादा है, क्योंकि अच्छा। काफी मिजरेबल हालात तो खवातीन के हैं हमारे यहाँ होते अच्छा। हैं, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हों, चाहे वो कितने अमीर हों। इतने चैनल्स हैं, दिन रात ढम ढम हो रहा होता है। ये बताइए कि कोई अ, अदबी प्रोग्राम वगैरह नहीं होते? कैसा बेअदब मुआशरा हो गया है। प्रोग्राम अगर होते भी हैं ना तो वो इतना लेट नाइट होते हैं कि उनको कौन देखता होगा।
होते भी हैं अच्छा। ये प्रोग्राम, लेकिन ये कि बहुत लेट होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको देखने के लिए। हाँ, अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से तो होने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम हैं, और बहुत से मौज़ूआत हैं ऐसे कि जिन पे प्रोग्राम करने चाहिए। बगैर अदब के, बगैर सकाफत के आपका मुआशरा तो बिल्कुल ही अंधेरों में घूम रहा होता है। जो रिवाज तो वैसे ही खत्म हो गया जब से लाइब्रेरीज खत्म हुई हैं हम्म। और जी। किताबें महंगी हुई हैं। तो चलिए, हमें अर्जुमंद, अब इसकी बात ही हो रही है तो हमें ज़रा जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानी हो उसका कोई इक़्तिबास सुनाइए। हाँ जी, ये तो ऐसी बात है कि किसी साहब से पूछा कि आपकी पसंदीदा कहानी कोई? उन्होंने कहा कि कहानियाँ सारी मेरी औलाद की तरह से हैं और औलाद में फ़र्क नहीं होता। लेकिन ख़ैर, मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ज़रा लंबी है इसलिए मैं इसमें सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको सुनाऊँगी। अच्छा। इस कहानी का उन्वान है प्रेमिका। 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 अच्छा। प्रेमिका। मैंने कुछ कहे बगैर अपने पर्स से लिफ़ाफ़ा निकाला और सारा के हाथ में थमा दिया, जैसे मैं उसकी कोई भूली हुई चीज़ उसे लौटा रही। लिफ़ाफ़ा हाथ में थामे वो सवालिया निशान बनी खड़ी थी। मैंने उसके दोनों हाथों को मोहब्बत से अपने हाथों के दरमियान दबाते हुए कहा, सुनो सारा, हमारे तुम्हारे देश की सभी लड़कियों की कहानियाँ एक जैसी होती हैं। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी कहानी भी है। मोहब्बत अगर दर पर दस्तक दे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब अगर मोहब्बत तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई है, तो इसका दामन खुशियों से भर दो। बेमोहब्बत ज़िंदगी उस वीराने की तरह होती है, जहाँ खुशियों के फूल कभी नहीं खिलते। सारा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं रुखसत होने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, सुनो, एक खत मेरे घर से भी आया है। मेरी माँ ने लिखा है, उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और लिखा है कि अब वो मेरा उज़्र सुनने को तैयार नहीं है। अपनी रिवायात से जुड़ा हुआ ये दूसरा खत मुझे वापस जाने पर मजबूर कर रहा है और मैं जा रही हूँ। और जिस दिन मैं सारा को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी, तो सोच रही थी कि वो जो अपने घर, अपने माँ-बाप, अपनी रिवायात से मोहब्बत करती थी, वो इन सब के लिए अपनी मोहब्बत को कितने अरसे तक खामोश कर सकेगी। एयरपोर्ट से वापसी पर मेरा दिल बहुत उदास और बेकार हो रहा था। मुझे अपने घर की याद शिद्दत से आ रही थी और घर की याद के साथ ही उसकी याद भी कहीं से निकल कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, वो जिसे मैं समझती थी कि मैं भुला चुकी हूँ। मगर न जाने राख के नीचे दबी हुई चिंगारी कैसे सुलग उठी थी। मैंने ना तो माता-पिता की बात मानकर सर झुकाया और ना ही रीत-रिवाज की परवाह की। मैं तो बस मोहब्बत की बलि देकर अपना देश ही छोड़ आई थी और उस वक़्त से पराए देश में विराजमान। मगर सारा और आमर की कहानी ने मुझे मेरी कहानी भी याद दिला दी। मैं क्या जानती थी कि प्रेम की ज्वाला तो मेरे अंदर उसी तरह भड़क रही थी और मैं सोच रही थी कि हमारी छोटी-छोटी यही आशाएँ और हमारे मन में खुशियों के फूल खिलाती हैं और मुस्कुराहटें बखेरती हैं, जिनके पीछे भागते-भागते हम सारी उम्र गुज़ार देते हैं और जीवन को नरक बना लेते हैं। और मैंने तो अपनी सारी आशाएँ और सारी कामनाएँ त्याग दी और जोगन बनकर पराए देश में सन्यास ले लिया था। मैं एक बार अपने देश गई थी। माताजी का भी देहांत हो गया था और जब माता-पिता ही न रहे, तो ज़िंदगी में क्या रह जाता है? उसने भी अपनी नई दुनिया बसा ली थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं रह गया था। मेरा मन एकदम उचाट हो गया और मैं बेदिली से कार ड्राइव करते हुए अपने फ्लैट तक पहुँच गई। जब मैं फ्लैट में दाखिल हुई, तो सर्द हवा के झोंके मेरे साथ ही घर के अंदर दाखिल हो गए थे। मैंने खुद को सोफ़े पर गिरा दिया। आज 20 साल गुज़रने के बाद जब वैसी ही तेज़ हवा चल रही थी और ड्राइंग रूम के पर्दे बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे, तो सारा की फ्लाइट के आने में सिर्फ चंद घंटे बाकी। मगर मैं सोच रही थी कि अब वो क्या लेने आ रही थी? यहाँ वो ऐसा क्या छोड़ गई, जिसके लिए उसे वापस आना पड़ा? बाहर अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था और तेज़ हवा दीवारों की तरफ खिड़कियों को झंझोड़ रही थी। मैंने खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और अलमारी से वो 3 खत निकाल कर वापस से लगाकर बैठ गई।
जो सारा ने मुझे गुज़श्ता बरसों में वक्तन फ़वक्तन लिखे थे और जिनकी वजह से सारा और आमिर की नाकाम मोहब्बत का सिलसिला टूटने नहीं पाया और नामहसूस तरीके से मेरा सारा के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था। उसने लिखा था कि उसकी शादी एक अमीर घराने में हो गई थी। इन तीनों खतों के कमज़ोर सिलसिलों में सबसे नुमायाँ बात ये थी कि सारा ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने का जो फैसला किया था, वो उसे रास नहीं आया और वो समझती थी कि मोहब्बत के खिलाफ किए गए तमाम फैसले मिला के इंसान के लिए अज़ियत का बाइस बन जाते हैं। उसके अंदर जो प्रेमकत की गई छुपी बैठी, वो यकदम बाहर निकल कर उसके सामने खड़ी हो गई। जब मैं सारा को लेकर एयरपोर्ट से निकली तो बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और सड़कों पर सफेद रंग की चादर पर भागती हुई कारें गुजरे वक्त की तरफ रवा दवा नजर आ रही। तवील खामोशी के बाद मैंने सारा का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर दबाया तो उसके दर्द का बंद टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, जब मुझे उसकी मौत की इत्तला मिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। मैंने सारा को दिलासा देना चाहा मगर हैरत और रंज ने मुझे कुछ कहने नहीं दिया। घर पहुंचकर मैंने उसके लिए गर्म गर्म कॉफी बनाई। मुझे उसकी उदास आंसुओं से भीगी आंखों में तैरती हुई आमिर की छवि साफ नजर आ रही। मैंने कहा, सुनो सारा, मुझे मालूम है हालात मर जाते हैं, रिवायात मर जाती है, मगर प्रेमिका जिंदा रहती है। सारा भी अपनी रायगा मोहब्बत के बीते लम्हों की यादों को ताज़ा करने के लिए एक बार फिर वापस परदेस आ गई। वाह वाह, क्या खूबसूरत। और ये पूरी कहानी है? पूरी कहानी है? अच्छा, पूरी नहीं थी। अच्छा, लेकिन अच्छा, वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो फिर अब आपकी अगली किताब कब आने वाली है? आप पूछें अगली किताब का कुछ तो कहना चाहिए कि मवाद तैयार हो चुका है, अच्छा लेकिन मेरी सुस्ती आ रही है। बस कराची आने के बाद मेरा किसी बात में दिल नहीं लगता, ओ, ना लिखने में ना पढ़ने में। यहाँ के मौसम जो इस्लामाबाद के थे, जो वहाँ का कहना चाहिए एक चौड़ी बात थी, तो वो यहाँ पे मुझे नहीं मैसर आ रहा। तो हाँ वो वो इसलिए लेट होती जा रही है। हर साल सोचती हूँ कि इस दफा निकाल दूंगी और हर साल रह जाती है। अच्छा शायद जिंदगी में आ ही जाए। हाँ, इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल। कराची तो इसका घर है। आप यहाँ पर तो मेरा दिल नहीं लगा हमारा। ओ, मुझे इस्लामाबाद बहुत याद आता है। इस्लामाबाद हाँ में मैंने 40 साल गुजारे, बल्कि ज्यादा। बहुत सही अरसा इस्लामाबाद में गुजरा। हाँ बच्चे बड़े हुए, शादियां की, सारा कुछ हाँ कैरियर नहीं था। फिर अपना सोशल लाइफ वहाँ थी। यहाँ किसी को जानते नहीं, बिल्कुल तो यहाँ तन्हाई ज्यादा है। तो अर्जुमन, आप बहुत अच्छा गाया करती थी। टेलीविज़न पर हम दोनों, आपको याद होगा, एक मिलाद में एक साथ थे, आपने भी नात पढ़ी थी। तो हमें कुछ सुना दीजिए प्लीज़, कुछ गुनगुना दें थोड़ा सा। ये नहीं बहुत मुश्किल काम है। देखो नात इस्लामाबाद कोई में नात का वो गुनगुना दे, कोई नात तो नहीं, पढ़ती गाना भी होंगी आप। गाने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब नहीं गाया जाता क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ। इस्लामाबाद में हमारी गैदरिंग्स होती थी और हाँ महीने में 2 3 4 हो ही जाती थी, तो हम गाते थे, तो हमारी प्रैक्टिस रहती थी। हम्म अब ये है कि यहाँ क्या करूँ, नौकर चाकर सोएंगे, गुनगुना नहीं सकते। तो तो नहीं इसलिए बस बिल्कुल आउट। वो कह वो कहते हैं ना, बाथरूम सिंगर, तो आप बाथरूम में गुनगुनाया करें। गुनगुना सकती, बाहर उनके कमरे हैं। अच्छा वो बैठे होते हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया अच्छा है। अदबी महफ़िलें होती हैं, ठीक है, अच्छा लेकिन वो वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हाँ छोटे शहरों में जगहों पे आपका एक सर्कल बन जाता है ना, हम्म वो एक अलग चीज़ होती है। तो चलिए, आप नहीं सुना रही तो मैं अपने दोस्तों को आपकी ये नात सुनवाती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र रहमते
आलम का है एहसान जहाँ पर, सद शुक्र के है उसकी सना मेरी जुबां पर। आका मुझे अब दामने रहमत में छुपा लो, सरकार बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पर। है नूर तेरा मुझे पे तज़ीन दो आलम, एहसान तेरी जात का है कोनो मकां पर। ईमान तेरी जात पे लाया है ज़माना, ईमान की बुनियाद नहीं वहमो गुमा पर। जिस रहमते आलम का है एहसान जहाँ पर, सब शुक्र के है उसकी सना मेरी जुबां पर। तो यहाँ पर अर्जुमन जी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, उसमें जाती हैं आप कभी? आप बहुत उम्दा उर्दू अच्छा कॉन्फ्रेंस बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा और इस दफा नहीं जा सकी क्योंकि कोरोना की वजह से, हाँ और कुछ लोग ही इधर वहाँ आए थे, लेकिन हर साल में जाती हूँ और बहुत अच्छी होती है, अच्छा बेहतरीन है यहाँ का वो सिलसिला। और वहाँ सबसे मुलाकात हो भी जाती है, सारे राइटर्स बड़े बड़े ये सब। लेकिन देखो, हर कोई जो है ना वो कासमी साहब की तरह नहीं होता। उन्होंने बड़े लोगों को बनाया है बिल्कुल अपने। हमारे अब जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, तारड़ वगैरह, ये सारे सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो मेरी खुशकिस्मती कि एक दफा ये घर पर आए हुए थे, तो मैंने इनको बताया कि मैं लिखती हूँ। मैंने कहा अच्छा, और मुझे दो अपनी कहानियां, और अच्छा मैंने 10 कहानियां थी मैंने लिखी हुई, मैंने सारी उनको पकड़ा दी। अच्छा और उन्होंने एक एक करके वो सारी कहानियां फनून में छाप दी। अच्छा तो फनून हाँ, में इस तरह फनून में मुझे बड़ी अच्छी फीडबैक मिली। अच्छा और ये ऐसे इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ होते थे इदरीस सिद्दीकी साहब, याद होगा हाँ बिल्कुल जी शायद, है ना? जी उनको मैंने एक कहानी सुनाई। अच्छा कहानी सुनी, बड़े खुश हुए और कहने लगे भाई ये अखबारों में कहानियां छपने का कोई फायदा नहीं, इसकी कोई अच्छा लाइफ नहीं होती। हाँ तो आप किसी माने जाने किसी मैगजीन में ना, अदबी मैगजीन, उसमें अपनी कहानी। अच्छा वो मेरे जहन में था। जब मैंने कासमी साहब से बात की तो उन्होंने वो मेरी सारी कहानियां छापी और बहुत अच्छी मुझे फीडबैक मिली। उसके बाद मुझे हिम्मत पड़ी और मैंने ये किताब अपनी कंप्लीट। अच्छा तो ऐसे लोग बहुत कम हैं आजकल जो है वो उन्होंने नए लिखने वालों में और उनके दरमियान, अपने दरमियान एक दीवार खड़ी कर रखी है। हाँ वो अपने आप को ही सबको समझते हैं, वो नए आने वालों को तो बिल्कुल खास नहीं जानते और वो दूर ही रखते। मेरा तो यही तजुर्बा है। अब आप सोचिए कि अदब वाले भी जो हैं वो भी अब अगर बेअदबी करेंगे तो फिर उसका क्या हाल होगा मुआशरे का। तो अर्जुमन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वफारा, बहुत दिल खुश हुआ बातें करके। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुमन, आपसे बातें करके मुझे बिल्कुल यूं लगा जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रही हूं आपके साथ। दोस्तों इजाज़त दीजिए और आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।